Hello guys, welcome back to my channel. So today's topic is about legality of object and consideration. तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन होना तो ज़रूरी है लेकिन कैसा होना चाहिए, लॉफुल, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Section 10 implies that an agreement enforceable by law must be for a lawful consideration and with a lawful object. So Section 10 कहता है कि कोई अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल हो रहा है लॉ के द्वारा, वो इसीलिए क्योंकि उसमें लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है, अनलॉफुल मीन्स इलीगल, जो कि लॉ के द्वारा ग्रांटेड नहीं है, परमिटेड नहीं है, ऐसा एक्ट जो लॉ करने से रोकती है उसको हम लोग कहते हैं अनलॉफुल, इज वर्ड। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो वर्ड एग्रीमेंट होंगे। कंसिडरेशन का मतलब मैंने यहाँ लिखा है समथिंग इन रिटर्न समथिंग, कुछ के बदले कुछ का मतलब कंसिडरेशन है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। और लॉफुल का मतलब विच इज़ परमिटेड बाय लॉ, अलाउड और परमिटेड बाय लॉ। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से अपने एग्जामिनेशन में भी लिखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर करेंगे। मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे लेक्चर्स बनाए हैं, तो आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि अनलॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट क्या हुआ। देखो, ए प्रोमिसेस बी टू ऑब्टेन एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज एंड बी प्रोमिसेस टू पे 10,000 टू ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसको एम्प्लॉयमेंट दिलाएगा, जॉब दिलाएगा पब्लिक सर्विस में, और बी ने प्रॉमिस किया कि मैं बदले में तुमको 10,000 रुपीज़ दूंगा ए को। तो यहाँ पे जो ए है उसके लिए 10,000 कंसिडरेशन है और बी के लिए एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस इज द कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल और वॉइड है। क्यों? बिकॉज द कंसिडरेशन इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा है। लो, पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट जा रही है चीज़। ठीक है, अदर पर्सन अपनी मेहनत से, अपने लगन से वहाँ पे एग्ज़ाम को क्लियर करके फिर पब्लिक सर्विस में उनको जॉब मिलती है, और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे कंसिडरेशन 10,000 रुपीज़ दे रहे हैं कि तू मेरे को ये जॉब दिलवा, ठीक है, और उसके बदले मैं तुमको इतना रकम दूंगा। सो दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक हित के यानी लोक हित के अगेंस्ट है। तो ये ऐसे एग्रीमेंट कैसे होंगे, अनलॉफुल और वॉइड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अप इज व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। कब कंसिडरेशन या फिर जो ऑब्जेक्ट है अग्रीमेंट का, ठीक है, अनलॉफुल कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 23 द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन द फॉलोइंग केसेस। तो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग इन केसेस में कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कहलाएंगे। पहला है इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, ऐसा एक्ट जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन मीन्स मनाही हो जिस पे। इफ़ एन एक्ट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, किसी दूसरे लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है यानी कि वायलेट कर रहा है। तो इफ़ इट इज़ अ फ्रॉडुलेंट, अगर इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है तो। इफ़ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी दूसरे पर्सन या उसके प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है। इफ़ द कोर्ट रिगार्डेड एज इमोरल, इफ़ द कोर्ट रिगार्डेड एज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, अगर लॉ के द्वारा मनाही है किसी एक्ट पे तो वैसे वाले जो एग्रीमेंट होंगे उसमें जो ऑब्जेक्ट और जो कंसिडरेशन होगा वो अनलॉफुल होगा, इलीगल होगा। ठीक है, लीगल नहीं होगा। वेयर द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ द अग्रीमेंट इज अनलॉफुल एंड वॉइड। ठीक है, यही बोला है यहाँ पे भी कि अगर आपका कंसिडरेशन या फिर जो ऑब्जेक्ट है अग्रीमेंट में वो लॉ के द्वारा फॉरबिड है तो वैसे वाले एग्रीमेंट अनलॉफुल या वॉइड कहलाएंगे। एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ इन द फॉलोइंग 3 केसेस। तो कौन से एक्ट लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, ये 3 केसेस में पढ़ेंगे। पहला है व्हेन एन एक्ट इज पनिशेबल बाय द क्रिमिनल लॉ ऑफ लैंड, अगर कोई एक्ट पनिशेबल है, क्रिमिनल लॉ ऑफ लैंड मीन्स इंडियन पीनल कोड। व्हेन एन एक्ट इज फॉरबिडन बाय एनी स्पेशल
लेजिस्लेशन, किसी स्पेशल लेजिस्लेशन के द्वारा अगर कोई एक्ट फॉरबिड है, व्हेन एन एक्ट इज फॉरबिडन बाय द रेगुलेशंस और ऑर्डर मेड अंडर अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेशन। अगर कोई एक्ट फॉरबिड है किसी रेगुलेशंस या ऑर्डर के द्वारा जो कि बनाए गए हैं किसी अथॉरिटी के अंडर जो कि डिराइव्ड है लेजिस्लेशन से। एग्जाम्पल देखते हैं, अंता प्रॉमिस्ड बंता टू पे ₹1 लाख फॉर मर्डर ऑफ संता। ठीक है, अंता ने प्रॉमिस किया बंता को कि तुम अगर संता को मारते हो, उसका मर्डर करते हो, तो आई विल गिव यू ₹1 लाख। द किलिंग ऑफ अनदर पर्सन इज पनिशेबल अंडर द IPC। किसी और पर्सन को मारना, जान से मारना, किल करना इज द पनिशेबल एक्ट। ठीक है, IPC के द्वारा एक पनिशेबल एक्ट है, रोक लगाई गई है, फॉरबिडन है इस एक्ट के द्वारा, देयरफॉर प्रॉमिस इज अनलॉफुल एंड वॉइड, तो वो अग्रीमेंट अनलॉफुल और वॉइड कहलाएगा। ठीक है, दूसरा हमने एक पढ़ा यहाँ पे पॉइंट, व्हेन एन एक्ट इज फॉरबिडन बाय एनी स्पेशल लेजिस्लेशन। इसका क्या एग्जाम्पल होगा, अंता ने एक लिक्वर की शॉप खोली और बिना लाइसेंस के उसने बंता को वो लिक्वर क्या कर दिया, ठीक है, सोल्ड कर दिया। अब वो वाली जो सेल है वो अनलॉफुल है क्योंकि जो वो सेल है लिक्वर की वो बिना लाइसेंस की हुई है एंड विच इज़ फॉरबिडन बाय द एक्साइज एक्ट। ठीक है, तो जो एक्साइज एक्ट है उसके द्वारा अगर आप लिक्वर बिना लाइसेंस के सेल करते हो देन इट इज़ फॉरबिडन बाय दिस एक्ट। तो यहाँ पे जो जिसने लिक्वर सेल की है अगर उसको बाय चांस पैसे नहीं मिलते हैं तो ही कैन नॉट रिकवर द प्राइस। सेकेंड है, इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर वो किसी दूसरे लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है यानी कि वायलेट करता है। इसमें क्या लिखा है, समटाइम्स एन एक्ट मे नॉट बी एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लॉ, हाउएवर एन एग्रीमेंट मे बी of such a nature that if it is permitted would defeat the provision of any law। कभी कभी क्या होता है जो एक्ट है वो एक्सप्रेसली लॉ के द्वारा फॉरबिड नहीं होते, प्रोहिबिटेड नहीं होते, लेकिन अगर ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग परमिशन दे दे, परमिट कर दे यानी अलाउंस दे दे तो वो क्या करेगा कि दूसरे लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर सकता है। इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट के जो ऑब्जेक्ट और जो कंसिडरेशन होंगे वो अनलॉफुल होंगे और वो बाद में वॉइड ही कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक केस से समझेंगे, राम सेवक वर्सेस रामचरण 1982 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि जो अंता और बंता अग्री हुए कि वो पार्टनरशिप कैरी करेंगे। ठीक है, अब उस एग्रीमेंट में उन दोनों ने क्या अग्री किया कि हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे ताकि हमको टैक्स नहीं देना पड़े। ठीक है, अब एक किसी पार्टनर ने एक्शन लिया दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में अमाउंट की रिकवरी के लिए, तो यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो क्या कर रहा है, दूसरे लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है। अग्रीमेंट है वो डिफीट कर रहा है टैक्स लॉ के प्रोविजंस को, वो टैक्स से ही बचना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, अनलॉफुल होंगे और वॉइड होंगे। नेक्स्ट अप इज इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, अगर उस एग्रीमेंट में उसका कंसिडरेशन या फिर उसमें मकसद किसी दूसरे इंसान को चीट करना हो तो वो वाले एग्रीमेंट वॉइड और अनलॉफुल हो जाएंगे। ठीक है, एन एग्रीमेंट मेड विद एन इंटेंशन और ऑब्जेक्ट टू चीट अ पर्सन इज वॉइड। एग्जाम्पल है, A, B and C enter into an agreement for the division among them of gains acquired by them by fraud. The agreement is void as its object is unlawful। A, B, C एक अग्रीमेंट में एंटर होते हैं किस चीज के लिए, उस गेन का डिवीजन के लिए जो कि उन्होंने फ्रॉड से कमाया है। ठीक है, तीनों बोले कि हम लोग तीनों इक्वली क्या करेंगे, डिवाइड करके अपना गेन ले लेंगे जो हमने फ्रॉड से कमाया है। तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होंगे क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इनका मकसद ही अनलॉफुल था। ठीक है, फोर्थ इज इफ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ऐसे एक्ट जिसमें किसी पर्सन या फिर उसके प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है। इंजरी मीन्स क्रिमिनल और रॉन्गफुल एक्ट्स हो रहे हैं अगर। इफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज टू इंजर अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर इट इज अनलॉफुल एंड देयरफॉर वॉइड। इंजरी का मीन्स हम उन्हें पढ़ लिया है, इसका मतलब होता है क्रिमिनल या फिर रॉन्गफुल एक्ट्स। देयरफॉर an agreement to assault or to harm or to damage or defame another person or his property etc falls in this category।
तो अगर ऐसे एग्रीमेंट किए जिसमें किसी पर्सन को असॉल्ट किया जा रहा है या हार्म किया जा रहा है या फिर डैमेज किया जा रहा है या फिर डिफेम किया जा रहा है, यानी डिफेम मीन्स क्या होता है, मानहानि, मीन्स किसी की रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ करना, और हिज प्रॉपर्टी फॉल्स इन इसी कैटेगरी के अंदर में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते। ए आस्क एन एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर टू पब्लिश अ डिफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट बी एंड प्रोमिसेस टू पे ₹5,000 फॉर। ए ने न्यूज़पेपर के एडिटर को बोला कि तुम बी के अगेंस्ट एक डिफेमेटरी आर्टिकल छपवाओ न्यूज़पेपर में। डिफेमेटरी आर्टिकल ऐसा आर्टिकल जिसमें उसको डिफेम किया गया, उसकी रेपुटेशन के खिलाफ कुछ ऐसे अपशब्द लिखे गए हो, और उसके बदले मैं तुमको ₹5,000 दूंगा। तो ऐसे एग्रीमेंट अनलॉफुल है और वॉइड होंगे। नेक्स्ट इज इफ द कोर्ट रिगार्ड इट एज ए इमोरल। अगर कोर्ट उसको इमोरल रिगार्ड करती हो, इमोरल मीन्स कोर्ट उसको बहुत बुरा मानती हो। ठीक है, इसमें लिखा है वेयर द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज रिगार्डेड एज ए इमोरल बाय द कोर्ट, द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल एंड कॉन्सिक्वेंटली वॉइड। तो जहाँ पे कंसिडरेशन और जो ऑब्जेक्ट है यानी जो पर्पस है एग्रीमेंट का वो कोर्ट के द्वारा इमोरल रिगार्ड किया गया हो, तो ऐसे एग्रीमेंट अनलॉफुल होंगे और बाद में जाके वो वॉइड ही होंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट रिगार्ड फॉलोइंग केसेस इमोरल। सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस को इमोरल रिगार्ड किया है। पहला है अग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विथ मैरिटल रिलेशंस। ऐसे एग्रीमेंट जो किसी मैरिटल रिलेशंस में इंटरफेयर करते हो। एग्जाम्पल है, केस है यहाँ पे बाई वीजी वर्सेस रंसा नगर 1885 का केस है। देखो, इस केस में क्या हुआ था, ए ने बी को कुछ पैसे दिए। बी कौन थी, एक मैरिड वीमेन थी। किस चीज़ के लिए उसको पैसे दिए, ताकि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सके, और बदले में ए ने क्या बोला कि फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेके फिर तुम मुझसे शादी कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को पैसे तो दे दिए, लेकिन जो उसका हस्बैंड है, बी का जो हस्बैंड है, उसने डाइवोर्स लेने से मना कर दिया। तो जो पैसे ए ने बी को दिए थे वो कोर्ट में जाकर रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट पहले उसको खुद को पकड़ेगी, बिकॉज कोर्ट रिगार्ड इट एज ए इमोरल। कोर्ट तो खुद मानती है कि ये बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, तो किसी मैरिटल रिलेशंस में अगर इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसे एग्रीमेंट अनलॉफुल और कॉन्सिक्वेंटली वॉइड होंगे। सेकेंड है अग्रीमेंट फॉर फर्दरेंस ऑफ अ सेक्सुअल इमोरलिटी। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें किसी प्रोस्टिट्यूट को आप मनी लैंड कर रहे हो, या फिर हाउस रेंट पे दे रहे हो, या फिर कुछ ऑर्नामेंट्स दे रहे हो या क्लॉथ्स दे रहे हो, तो कोर्ट उसको इमोरल अग्रीमेंट रिगार्ड करती है। केस है यहाँ पे चोगालाल वर्सेस पियारी। ए एक लैंडलॉर्ड था, बी एक विमेन थी। ठीक है, वो उसके पास घर लेने के लिए आती है रेंट पे। ए जानते हुए कि ये वुमेन जिसको मैं घर दे रहा हूँ वो किस लिए इस घर को खरीद रही है, टू रन अ ब्रोथल। अब यहाँ पे बाय चांस बी जो है वो अगर बी जो वुमेन है वो अगर पैसे नहीं देती है, ए को रेंट नहीं चुकाती है, तो जो लैंडलॉर्ड है वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द रेंट, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट तो क्या है, कोर्ट के द्वारा ही इमोरल रिगार्ड किए गए हैं। थर्ड है द अग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इलिसिट कोहैबिटेशन और प्रोस्टिट्यूशन और कंकबिनेज। मीन्स फ्यूचर इलिसिट इंटरकोर्स के लिए अगर ऐसे एग्रीमेंट हो रहे हैं, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे वाले जो अग्रीमेंट है वो कोर्ट के द्वारा इमोरल रिगार्ड किए गए हैं, एंड सच एग्रीमेंट इज अनलॉफुल एंड कॉन्सिक्वेंटली वॉइड। केस है यहाँ पे घुमा वर्सेस रामचंद्र 1925 का केस है। इसमें क्या हुआ था, ए ने एक गिफ्ट डीड को एग्जीक्यूट किया एक वुमेन के फेवर में, किस लिए कि फ्यूचर इलिसिट इंटरकोर्स कर सके उस इंसान के साथ। तो कोर्ट ने ऐसे एग्रीमेंट को क्या कर दिया, इमोरल रिगार्ड कर दिया, और ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होंगे। जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, इफ़ द कोर्ट रिगार्ड इट एज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके साथ में कुछ और पॉइंट्स भी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।